हेलो एवरीवन, आई एम यश हियर। आज इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 4 की बात करेंगे, जिसमें सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 62 तक सारी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे। चैप्टर 4 का नाम है दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में, दुष्प्रेरण के विषय में, ऑफ अबेटमेंट, क्रिमिनल कंस्पिरेसी एंड अटेम्प्ट ऑफ अबेटमेंट। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 45, अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, या किसी बात का दुष्प्रेरण। देखो, यहाँ दुष्प्रेरण या अबेटमेंट का सीधा मतलब है कि किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाना गलत तरीके से। अब सेक्शन 45 अपने आप में कोई पनिशमेंट की बात नहीं करता, ये अबेटमेंट ऑफ थिंग की बात करता है, मतलब उकसाता किस तरीके से इंसान, उसकी बात होती है। तो किसी भी व्यक्ति को अबेटमेंट एनकरेज करके, सपोर्ट करके या हेल्प करके किया जा सकता है। इसमें 3 मोड ऑफ अबेटमेंट्स आते हैं। पहला, इंस्टिगेशन के द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रवोक करना, एनकरेज करना या प्रेशर में डालना किसी भी एक्ट को करने के लिए। अगला है दूसरे लोगों के साथ मिलकर कोई इलीगल एक्ट करना या एक्ट का ओमिशन करना, ये कंस्पायरेसी के थ्रू होता है। और तीसरा मोड आता है इंटेंशनल एड्स, मतलब किसी व्यक्ति को गलत करने के लिए उसकी सहायता करना। इस तरीके से अबेटमेंट कर सकता है कोई भी व्यक्ति। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला है कि ए कोई पुलिस ऑफिसर है, इसे जेड नाम के व्यक्ति को अरेस्ट करना था, लेकिन ए नहीं जानता कि जेड कौन है। अब बी नाम का कोई व्यक्ति आता है और एक अलग ही सी नाम के थर्ड पर्सन की ओर इशारा करते हुए पुलिस ऑफिसर को कहता है कि यही जेड नाम का अपराधी है। मतलब पुलिस को उकसा दिया उसने कि सी नाम के व्यक्ति को जेड समझकर पकड़ ले, वो गलत जानकारी देकर। तो यहाँ बी ने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के द्वारा अबेटमेंट किया है। दूसरा एग्जाम्पल है कि कोई 2 व्यक्ति हैं, वो आपस में कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि उन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो रही है। अब ये दोनों बिना वेपन के लड़ रहे थे। मान लीजिए कि तीसरा कोई पर्सन आता है और एक व्यक्ति की सहायता करने लगता है लड़ाई में, या फिर एक व्यक्ति को हथियार पकड़ा देता है लड़ाई के लिए, तो इसे भी दुष्प्रेरण या अबेटमेंट कहा जाता है। अब आगे आता है सेक्शन 46, दुष्प्रेरक या अबेटर। तो कौन हो सकता है दुष्प्रेरक? तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इलीगल कार्य करने के लिए उकसा रहा है, वो दुष्प्रेरक या अबेटर होता है। साथ ही जिस व्यक्ति को वो उकसा रहा है, वो सामने वाला व्यक्ति उस अपराध को करने के लिए लीगली कैपेबल हो, उसमें सेम इंटेंशन हो, नॉलेज हो उस चीज़ को करने का, और उसमें क्षमता हो उस अपराध को कमिट करने की, तो जो उकसा रहा है वो अबेटर हो जाता है। अब यहाँ 5 एक्सप्लेनेशंस के माध्यम से सेक्शन 46 को समझते हैं। पहला है कि यदि आप किसी कार्य को करने के लिए स्वयं लीगली बाइंड नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो लीगली बाइंड है, उसका कर्तव्य है उस पर्टिकुलर कार्य को करना, और यदि आप उस व्यक्ति को उसके पर्टिकुलर कार्य करने के ओमिशन करने के लिए या उसके कार्य को ना करने के लिए कहते हैं, तो आप दुष्प्रेरण के अपराधी होंगे। एग्जाम्पल के लिए कोई पुलिस ऑफिसर है, वो अपना काम कर रहा है, चोर को पकड़ रहा है, और आप जाकर उसे बोल देते हैं, उकसा देते हैं कि क्या कर रहा है, क्यों थक रहा है, क्यों जा रहा है चोर को पकड़ने, तो आप उसे ओमिशन करने कह रहे हैं अपने कार्य का, इसलिए आप अपराधी होंगे दुष्प्रेरण के। अगला एक्सप्लेनेशन आता है कि आप किसी सामने वाले को उकसा रहे हो किसी इलीगल काम को करने के लिए, और सामने वाले ने मना कर दिया, नहीं आपकी बातों में आया, तो भी आप अबेटमेंट करने के अपराधी होते हो, क्योंकि आपका इंटेंशन गलत था। थर्ड एक्सप्लेनेशन है, कोई इलीगली कैपेबल व्यक्ति को किसी एक्ट करने के लिए उकसा रहे हो आप, मतलब कोई इंसान है, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, पागल है, या फिर छोटा बच्चा है जो उस एक्ट के बारे में समझता नहीं है, कैपेबल नहीं है उस एक्ट को करने के लिए खुद के इंटेंशन से, और आप उसको उकसा रहे हो और वो जाकर वो एक्ट कर देता है, किसी की चोरी कर लेता है, मर्डर कर देता है, तो आप क्राइम के लिए लायबल होगे, उसके अबेटमेंट के लिए आप जिम्मेदार होगे। फोर्थ एक्सप्लेनेशन आता है, अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट्स इज ऑल्सो एन ऑफेंस। मतलब आप किसी को उकसा रहे हो और सामने वाला किसी तीसरे इंसान को उकसा रहा है, और वो तीसरा इंसान जाकर किसी का मर्डर कर दे रहा है या इलीगल काम कर दे रहा है, तो आप तीनों को सजा हो सकती है, क्योंकि अबेटमेंट तो आपने शुरू किया था ना। अगला कंस्पिरेसी की बात करता है कि यदि किसी भी चीज़ को करने के लिए जितने व्यक्ति उस एक्ट में इन्वॉल्व हैं, वो आपस में भले ही एक दूसरे से ना मिले हों, लेकिन उस एक्ट को करने के लिए सभी का कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा होता है, तो सभी लायबल होते हैं उस एक्ट की पनिशमेंट के लिए। मान लीजिए ए और बी ने प्लान बनाया किसी का मर्डर करने का, लेकिन सी एक आदमी है जो उन्हें वेपन ला कर देता है, तो ये तीनों ही लायबल होंगे, गिल्टी होंगे। ये पूरा था सेक्शन 46। अगला आता है सेक्शन 47, अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। मतलब एक कोई पर्सन है जो भारत में बैठा हुआ है और किसी ऐसे पर्सन को उकसा रहा है कोई क्राइम या इलीगल एक्टिविटी करने के लिए जो इंडिया से बाहर है, फॉरेन में है, तो ऐसी एक्टिविटी यदि इंडिया में इलीगल है तो वो व्यक्ति गिल्टी माना जाएगा, लायबल माना जाएगा।
जैसे आप यदि इंडिया में बैठे हैं और आप फॉरेन में अमेरिका में बैठे हुए किसी व्यक्ति को सुपारी दे देते हैं किसी का मर्डर करने के लिए, तो आप उस व्यक्ति के मर्डर के लिए लायबल हो गए, गिल्टी हो गए। अगला सेक्शन इसका अपोजिट है, सेक्शन 48, अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया। मतलब कोई व्यक्ति जो फॉरेन में बैठकर इंडिया के किसी व्यक्ति को उकसा रहा है क्राइम कमिट करने के लिए, तो वह अबेटमेंट या दुष्प्रेरण का दोषी होगा। मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है जो अमेरिका में बैठा हुआ है, वो इंडिया में बैठे हुए किसी बी व्यक्ति को मर्डर करने के लिए कहता है, तो फॉरेन में बैठा हुआ व्यक्ति दुष्प्रेरण का दोषी होगा, मर्डर के लिए वो भी दोषी माना जाएगा। अगला आता है सेक्शन 49, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कंसिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। यदि किसी व्यक्ति के दुष्प्रेरण के चलते सामने वाले व्यक्ति ने एक्ट कमिट कर दिया, दुष्प्रेरण में आकर कोई क्राइम कर दिया, तो यदि भारतीय न्याय संहिता में दुष्प्रेरण के लिए कोई भी पनिशमेंट मौजूद नहीं है, तो जो दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति है, अबेटर है, उसे वही पनिशमेंट दी जाएगी जो उस पर्टिकुलर क्राइम करने वाले व्यक्ति पर लायबल होगी। तो मर्डर जिसने किया है उसे भी उतनी पनिशमेंट मिलेगी और जिसने उस मर्डर के लिए उकसाया है उसे भी उतनी पनिशमेंट मिलेगी। अगला है सेक्शन 50, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर। अब यहाँ पर जो भी दुष्प्रेरक है, जो भी अबेटर है, उसने किसी व्यक्ति को एक अलग कार्य के लिए उकसाया था, अलग कार्य करने को कहा था, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, जो अबेटेड पर्सन या दुष्प्रेरित व्यक्ति है, उसने अपने इंटेंशन से, एक अलग नॉलेज से कोई दूसरा ही अपराध कर दिया। जिस चीज़ के लिए उसे उकसाया गया था, कहा गया था, वह अपराध ना करके दूसरा ही अपराध कमिट कर दिया। तो अब ये जो अबेटर है, जो उकसाने वाला व्यक्ति है, उसे जो पनिशमेंट होगी वो उसके खुद के इंटेंशन, खुद के नॉलेज के कारण होगी। मतलब जिस चीज़ के लिए उसने उकसाया था उसी के लिए उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक कोई व्यक्ति है, वो सामने वाले बी व्यक्ति से कहता है कि जाकर सी नाम के एक व्यक्ति को सिर्फ डराना धमकाना है। इसका कोई इंटेंशन और ज़्यादा हर्ट करने का नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर बी नाम का व्यक्ति जाता है और वो सी का मर्डर कर देता है खुद के अलग इंटेंशन से। तो यहाँ पर सी को मर्डर की सज़ा दी जाएगी और जो ए व्यक्ति है, जिसने सिर्फ डराने धमकाने के लिए उस व्यक्ति को उकसाया था, उसे सिर्फ इसी डराने धमकाने के ऑफेंस के लिए दंड दिया जाएगा। अगला है सेक्शन 51, लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। 51 कहता है कि यदि कोई अबेटर है, जो दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति है, उसने किसी एक एक्ट के लिए दुष्प्रेरित किया सामने वाले को कि जाकर ये वाला एक्ट कर दो। सामने वाला व्यक्ति उसी के बताए अनुसार एक्ट करने गया, लेकिन सामने वाले व्यक्ति से प्रोबेबल कंसिक्वेंसेस के चलते एक से ज़्यादा एक्ट हो जाते हैं, तो जो अबेटर होगा वो जितने भी एक्ट हुए हैं उन सभी के लिए लायबल होगा, क्योंकि उकसाया उसी ने था। इसका पहला एग्जाम्पल है रॉन्ग विक्टिम मिस्टेक अंडर इन्फ्लुएंस। सपोज ए ने एक पॉइजन दिया एक छोटे बच्चे को और उससे कहा कि ये पॉइजन जेड के फूड में जाकर, खाने में जाकर मिला दो, लेकिन वो बच्चा जाकर कंफ्यूज हो गया और उसने वो जहर या पॉइजन वाई नामक व्यक्ति के फूड में मिला दिया, जिससे वाई की डेथ हो गई। तो जो ए व्यक्ति होगा जिसने उस बच्चे को जहर दिया था, वो वाई के मर्डर के लिए लायबल होगा, क्योंकि जो बच्चा है वो उसी के कहने पर, उसी के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा था। ये प्रोबेबल मिस्टेक वाला केस है। दूसरा एग्जाम्पल है एक्स्ट्रा क्राइम नॉट प्रोबेबल। एक कोई व्यक्ति है, वो बी से जाकर कहता है कि जेड नामक व्यक्ति का घर जाकर जला दो। अब ये बी व्यक्ति जाता है, वो उसका घर तो जलाता ही है, लेकिन साथ ही साथ घर जलाने से पहले उसके घर में उपस्थित कीमती चीज़ों को चुरा भी लेता है। तो अब इस केस में ए जो है वो चोरी करने का, थेफ्ट का दोषी नहीं होगा। थेफ्ट के लिए ए लायबल नहीं होगा, क्योंकि उसने उकसाया सिर्फ घर जलाने के लिए था। अब बी ही लायबल होगा चोरी करने के लिए। तीसरा एग्जांपल आता है मर्डर ड्यूरिंग रॉबरी। एक कोई व्यक्ति है जो बी और सी नाम के व्यक्ति को रॉबरी करने के लिए रात में भेजता है जेड के घर। बी और सी जब जेड के घर जाते हैं तो जेड उपस्थित होता है और वो रेजिस्ट करता है, उनको रोकता है रॉबरी करने से, लेकिन इसी बीच बी और सी मिलकर जेड की हत्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। तो जो उकसाने वाला ए व्यक्ति है वो भी इस मर्डर के लिए लायबल होगा, क्योंकि यहाँ पर वायलेंस एंड रेजिस्टेंस रॉबरी का एक प्रोबेबल कंसिक्वेंसेस है। मतलब रॉबरी हो रही है तो उसमें संभावना है कि सामने वाला रोकने की कोशिश करेगा और हो सकता है उसमें मर्डर भी हो जाए, सामने वाले को हर्ट भी हो जाए। अगला आता है सेक्शन 52, अबेटर व्हेन लायबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट्स फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन। इसमें क्या हो रहा है कि जो अबेटर है उसने अबेटेड व्यक्ति को एक ऑफेंस करने के लिए बोला, एक इलीगल कार्य करने के लिए बोला, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने उस कार्य को तो किया ही, लेकिन उसके साथ ही एक एडिशनल ऑफेंस और कमिट कर दिया।
तब इसमें एबेटर और जो कार्य कर रहा है वो एबेटेड पर्सन, इन दोनों को ही दोनों कार्यों के लिए पनिश किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ए बी से कहता है कि जाकर एक पब्लिक सर्वेंट को रोको जो उसकी जब्त करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ए यहाँ पर बी को इंस्टिगेट कर रहा है कि उस पब्लिक सर्वेंट को रजिस्ट करो, और रेजिस्टेंस एक माइनर ऑफेंस है, लेकिन बी जाता है और रेजिस्टेंस करता है, उस पब्लिक सर्वेंट को रोकता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं बी से कि वो पब्लिक सर्वेंट हर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ए जो एबेटर है और जो बी है जो एक्ट कर रहा है, वे दोनों ऑफेंस के लिए लायबल होंगे। पहला जो रजिस्ट कर रहे हैं पब्लिक सर्वेंट को उसके लिए, और दूसरा जो ग्रीवियसली उसको हर्ट हुआ है उसके लिए भी, दोनों कार्यों के लिए पनिश किया जाएगा। अगला आता है सेक्शन 53, लाइबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एन इफेक्ट कॉज्ड बाय एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय अबेटर। देखिए यहाँ पे जो अबेटर है, जो दुष्प्रेरक है, उसका इंटेंशन था एक पर्टिकुलर इफेक्ट जनरेट करने का, वो एक पर्टिकुलर ऑफेंस करना चाहता था, लेकिन उसके नॉलेज में ये बात भी थी कि वह है जो एक पर्टिकुलर ऑफेंस करने जा रहा है, इसका एंड रिजल्ट कुछ और भी निकल सकता है, कुछ सीरियस चीज़ भी अफेक्ट कर सकती है, लास्ट में हो सकता है कुछ बड़ा ऑफेंस हो जाए, और ऐसा हो जाता है। एबेटर जिस व्यक्ति को प्रभावित करता है, दुष्प्रेरित करता है, वो जाकर एक सीरियस चीज़ कमिट कर बैठता है। तो यहाँ पर जो एबेटर है, जो दुष्प्रेरक व्यक्ति है, उसे लायबल माना जाएगा उस पर्टिकुलर सीरियस एक्ट के लिए जो हो गया है। एग्जाम्पल के लिए ए कोई व्यक्ति है, वो बी से जाकर कहता है कि जेड नाम के व्यक्ति को जाकर ग्रीवियसली हर्ट करो। अब बी जाता है, उसे मारता है, ग्रीवियसली हर्ट करता है, जिससे जेड की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ ए का इंटेंशन नहीं था कि जेड को मारना ही है, लेकिन बी ने जाकर कुछ ऐसा किया कि उसकी मृत्यु हो गई, और ए भी जानता था कि यदि उसे ग्रीवियसली हर्ट किया जाएगा, ज़्यादा मारा जाएगा, तो जेड की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस केस में ए को मर्डर का ही दोषी माना जाएगा। अगला है सेक्शन 54, एबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। यहाँ पर एबेटर की लाइबिलिटी प्रिंसिपल ऑफेंडर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें अबेटर किसी व्यक्ति को उकसाता है काम करने के लिए, जो अबेटेड व्यक्ति है वो जाकर एक्ट करता है, और जो क्राइम का प्लेस है, जब अपराध हो रहा होता है, तब वहाँ पर अबेटर उपस्थित हो जाए। मतलब वो क्राइम को होता देख रहा हो, इंस्टिगेट कर रहा हो, या उसे एड प्रोवाइड कर रहा हो, सहायता कर रहा हो उसकी, जो अफेंड कमिट कर रहा है। तो इस केस में वो अबेटर अकेला नहीं रह जाता, फिर उसे प्रिंसिपल अफेंडर के रूप में ट्रीट किया जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि एबेटर ने ही इस क्राइम को अंजाम दिया है। एग्जाम्पल के लिए, एक कोई व्यक्ति है जो बी व्यक्ति को इंस्टिगेट करता है, दुष्प्रेरित करता है कि वो जाकर चोरी करे, और बी जब चोरी कर रहा होता है तो ए उसके साथ रहता है, हाउस के बाहर खड़ा रहता है ताकि कोई आ ना जाए। अब यहाँ पर ए भी बी के साथ क्राइम सीन पर मौजूद था, तो ए ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे उसी ने चोरी की है, फिर वो दुष्प्रेरक के रूप में ट्रीट नहीं किया जाएगा। अगला है सेक्शन 55, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब यदि जो दुष्प्रेरक है, अबेटर है, वो सामने वाले व्यक्ति को उकसाता है कोई ऐसा कार्य करने के लिए जिसकी सज़ा डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या तो फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा उस एक्ट को करने के लिए, या फिर आजीवन कारावास मिल सकता है। तो ऐसे कोई एक्ट को करने के लिए यदि दुष्प्रेरित करता है कोई व्यक्ति, अब इसमें दो कंडीशन होंगी। पहला कि सामने वाला उससे दुष्प्रेरित नहीं हुआ और उसने अबेटर की बात नहीं मानी, तो भी इस कंडीशन में ऐसे सीरियस एक्ट के लिए उकसाने के लिए अबेटर को 7 साल की सज़ा प्लस फाइन भी लगेगा। दूसरी कंडीशन में यदि एक्ट डन हो गया है, सामने वाले ने दुष्प्रेरित होकर उसकी बातों में आकर एक्ट कर दिया है, और जो विक्टिम है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया है, तो इस केस में अबेटर को 14 साल की सज़ा और फाइन अलग से लगेगा। एग्जाम्पल के लिए, ए ने बी को कहा जेड का मर्डर करने के लिए, बी ने मर्डर नहीं किया जेड का, तो ए को 7 साल की सज़ा और फाइन लगेगा। फिर यदि दूसरे कंडीशन में ए की बातों में लगकर बी ने जेड को हर्ट कर दिया, तो ए को 14 साल की सज़ा और फाइन लगेगा। आगे है सेक्शन 56, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। मतलब ऐसा कोई ऑफेंस करने के लिए कोई अबेटमेंट कर रहा है, कोई उकसा रहा है सामने वाले व्यक्ति को, जिसकी सज़ा जेल हो, 5 साल की जेल, 10 साल की जेल, ऐसा कोई ऑफेंस करने के लिए अबेटमेंट कर रहा है, तो उसमें अबेटर या दुष्प्रेरक लायबल होगा। इसमें 2 कंडीशन है। पहला जनरल केस है, जिस कंडीशन में कोई सिविलियन है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति अबेटर है जो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तो वह जो एक्ट करवाना चाहता है सामने वाले से, उस एक्ट की जितनी भी मैक्सिमम सज़ा है उसका 1/4 इस अबेटर को दिया जाएगा। मान लीजिए कि ए ने बी को उकसाया कि कोई कमिट करना है कोई क्राइम, और उस क्राइम की सज़ा 10 साल है। अब ए को यहाँ पे जो सज़ा दी जाएगी वो 10/4 यानी 2.5 साल दी जाएगी।
दूसरी कंडीशन है कि अबेटर या जो अबेटेड व्यक्ति है जो ऑफेंस कर रहा है वो कोई पब्लिक सर्वेंट है जिसकी ड्यूटी होती है कि उस ऑफेंस को रोकना है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी नहीं फॉलो कर रहा और क्राइम खुद कमिट कर दे रहा है। तो इस केस में जितनी भी उस क्राइम की मैक्सिमम सज़ा होगी उसका 1/2 उस पर्टिकुलर पब्लिक सर्वेंट को सज़ा मिलेगी। जैसे 10 साल की यदि मैक्सिमम सज़ा वाला क्राइम वो करता है तो इसका 10/2 हुआ 5 ईयर्स की सज़ा। आगे सेक्शन 57, अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक और बाय मोर देन 10 पर्सन्स। मतलब आप कहीं भीड़ को उकसा रहे हो या फिर 10 लोगों से ज़्यादा लोगों को उकसा रहे हो और वो लोग जाकर कोई क्राइम कमिट कर देते हैं या कोई ऑफेंस नहीं भी कमिट करते, तब भी आपको उनके दुष्प्रेरण के लिए, उन्हें उकसाने के लिए 7 साल की सज़ा या फाइन हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। आगे सेक्शन 58, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इसमें किसी एक्ट को छुपाने पर आपको सज़ा मिलेगी। ऐसा कोई एक्ट जिसे करने की सज़ा डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और आप उस एक्ट को करने के सारे प्लानिंग जानते हो, सारी चीज़ें जानते हो, लेकिन दूसरों से वो प्लानिंग और सारी चीज़ें छुपा लेते हो ताकि प्लान ख़राब ना हो, या फिर इन्फॉर्मेशन को मिसलीड करते हो, तो भी आप लायबल माने जाओगे उस एक्ट के। यदि सामने वाले ने एक्ट कर दिया तो आपको चीज़ें छुपाने के लिए 7 साल की सज़ा और फाइन भी लग सकता है। यदि वो एक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपको 3 साल की सज़ा और फाइन लग सकता है। एग्जाम्पल के लिए, ए नाम का व्यक्ति जानता था कि लोकेशन बी में डकैती होने वाली है, लेकिन वो मजिस्ट्रेट को मिसलीड करके फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है कि लोकेशन सी में डकैती होगी, तो पुलिस तो सी लोकेशन यानी गलत लोकेशन में पहुंच गई। और यदि लोकेशन बी में डकैती हो जाती है तो ए को यहाँ 7 साल की सज़ा और फाइन लगेगा, और यदि लोकेशन बी में डकैती नहीं होती, किसी तरह रुक जाती है, तो भी मिसलीड करने के लिए ए को 3 साल की सज़ा और फाइन लगेगा। अगला सेक्शन 59, पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट इज हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट। इसमें कह रहा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर हुआ, मजिस्ट्रेट हुआ, जिनका काम ही है क्राइम को रोकना, लेकिन वो ही इन्फॉर्मेशन छुपाकर क्राइम को होने दे रहे हैं, एक तरह से क्राइम के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में उस पब्लिक सर्वेंट को भी सज़ा मिलेगी। अब इस कंडीशन में यदि क्राइम कमिट हो जाता है तो उस पर्टिकुलर क्राइम की जितनी सज़ा है उसका 1/2, मतलब उस सज़ा की हाफ जेल और साथ में फ़ाइन भी लग सकता है इस पब्लिक सर्वेंट पर। इसके अलावा ऐसा कोई क्राइम कमिट हुआ है जिसकी सज़ा डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो पब्लिक सर्वेंट को 10 साल की सज़ा और फाइन लगेगा। इसके अलावा यदि ऑफेंस कमिट नहीं होता और तब भी पब्लिक सर्वेंट प्लान को छुपाता है, क्राइम को होने में थोड़ी हेल्प कर देता है, तो भी जितनी मैक्सिमम सज़ा थी उस ऑफेंस के लिए उसका 1/4 इम्प्रिजनमेंट मिलेगा इस पब्लिक सर्वेंट को, साथ में फाइन भी लग सकता है। अब अगला आता है सेक्शन 60, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। मतलब ऐसा कोई ऑफेंस जिसकी सज़ा इम्प्रिजनमेंट है या एकदम सीरियस ऑफेंस नहीं है, मतलब उसमें सिर्फ क्रिमिनल को जेल होती है। तो यदि ऐसा कोई प्लान आपको पता है और उस प्लान को छिपाने में आप मदद कर रहे हैं या उस प्लान के लिए फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये सेक्शन 58 जैसा ही है, लेकिन इसमें जेल की सज़ा के लिए है ये। तो ऐसा चीज़ करने पर, चीज़ें छुपाने पर, मिसलीड करने पर, यदि वो क्राइम कमिट हो जा रहा है तो जितनी सज़ा उस क्राइम की होती है, ऑफेंस की होती है, उसका 1/4 आपको मिलेगा क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन छुपाई। और यदि वह ऑफेंस कमिट नहीं होता तो आपको 1/8 सज़ा मिलेगी उस इम्प्रिजनमेंट की, साथ में ही आप पर फाइन और इम्प्रिजनमेंट एक साथ हो सकता है। अब आगे के सेक्शन आपराधिक षड्यंत्र के विषय में बात करते हैं, क्रिमिनल कंस्पिरेसी के बारे में। इसमें सेक्शन 61 है आपराधिक षड्यंत्र या क्रिमिनल कंस्पिरेसी। देखिए, षड्यंत्र क्या होता है? इसमें 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होता है कि किस चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, हम षड्यंत्र कर रहे हैं। पहला या तो वो इलीगल एक्ट हो सकता है, मतलब कोई भी क्राइम करना है उसके लिए कंस्पिरेसी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, इलीगल एक्ट में ए और बी मिलकर सी को मारने के लिए प्लानिंग करते हैं तो ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी टू मर्डर होता है। षड्यंत्र की दूसरी कंडीशन है कि लीगल एक्ट करना है, मतलब कोई भी लीगल काम करना है लेकिन इलीगल तरीके से करना है। एग्जाम्पल के लिए, एक्स और वाई एग्री करते हैं कि पासपोर्ट बनवाना है, जो लीगल काम है, लेकिन पासपोर्ट बनवाने के लिए वो गलत डॉक्यूमेंट से वो पासपोर्ट बनवा रहे हैं, तो ये भी एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी होती है। फिर तीसरी कंडीशन में, इलीगल एक्ट करना आपका प्लान नहीं था, लेकिन आपके एग्रीमेंट में एक दूसरे के साथ जो प्लानिंग हो रही है उसमें इंसिडेंट ऐसा हो गया जो इलीगल हो गया, तो इसे भी कंस्पिरेसी माना जाता है। इसमें कोई ऑफेंस नहीं करते आप, लेकिन कुछ एक्ट ऐसे हो जाते हैं जो ऑफेंस के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, पी और क्यू
प्लान बनाते हैं कि एक बिजनेस है, उस बिजनेस को हमें बॉयकॉट करना है जाकर, लेकिन बॉयकॉट करने के चलते उस दुकान का शीशा टूट जाता है, जो कि एक ऑफेंस है। तो धोखे से ये इंसिडेंट हो गया, लेकिन फिर भी इसे क्रिमिनल कंस्पायरेसी माना जाएगा क्योंकि एक एक्ट हो गया है वहाँ पर जो कि पनिशेबल होगा। अब इसमें सज़ा कौन कौन सी मिलेगी? तो यदि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के माध्यम से आपने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर दिया जिसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ या 2 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट है, तो आपको सेम वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे एक अबेटेड पर्सन को किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो अबेटमेंट की कंडीशन है उसकी सारी ही सज़ाएँ लागू होंगी अकॉर्डिंग टू द क्राइम। फिर दूसरी कंडीशन में यदि कोई ऐसा एक्ट हो गया, ऐसा ऑफेंस आपने कमिट कर दिया क्रिमिनल कंस्पिरेसी के माध्यम से जो माइनर ऑफेंस है जिसमें 2 साल से कम की सज़ा होती है, तो उस एक्ट को करने से क्रिमिनल कंस्पिरेसी के माध्यम से आपको 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फाइन लगाया जा सकता है आप पर। अगला है सेक्शन 62, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। अब ऐसा कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है कोई इंसान जिसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कोई जेल की सज़ा हो सकती है, कुछ साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। अब ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करने का प्रयास करता है व्यक्ति और कुछ कार्य करता है उस ऑफेंस में। अब ऑफेंस कमिट करने के बाद वो सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन आपको ऑफेंस कमिट करने के लिए पनिश किया जाएगा। यदि ऑफेंस कमिट नहीं हुआ तो जो क्राइम आप करने जा रहे थे, जो ऑफेंस आप करने जा रहे थे, उस ऑफेंस के लिए जितनी भी मैक्सिमम सज़ा दी जाती है उसका 1/2 आपको अटेम्प्ट के लिए सज़ा मिलेगी। यदि उसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो 20/2 10 साल की सज़ा दी जाएगी आपको, या फिर मैक्सिमम जितना भी इम्प्रिजनमेंट है उसका 1/2, या फिर फाइन भी लगाया जा सकता है आपको, या फिर सज़ा के साथ साथ फाइन भी आप पर इम्पोज किया जाएगा। मतलब एक कोई व्यक्ति है जो चोरी करना चाह रहा है, लेकिन उसने चोरी अटेम्प्ट कर दिया, किसी के घर में अंदर चला गया वो चोरी करने के उद्देश्य से, लेकिन पकड़ा गया। तो अटेम्प्ट तो ज़रूर किया उसने चोरी का, तो चोरी के लिए जितनी भी सज़ा रहती है, मान लीजिए 3 साल की सज़ा है, तो इसका 1/2 मतलब 1.5 साल की उसको जेल होगी, साथ ही फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। तो ये था सेक्शन 62। इसी के साथ हमने चैप्टर 4 को कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत कम टाइम में हम जल्दी सेक्शंस को कंप्लीट कर रहे हैं। So subscribe and stay tuned with Yes to Area. Thank you so much for listening.